हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसद की प्रक्रिया में हम सत्रों के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र की बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमें बात करनी है संसद के सचिवालय की। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सचिवालय के साथ साथ उसमें नियुक्त जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, आज हम बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संसद की प्रक्रिया से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं। आज उन्हीं में से कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके पेपर में बनते हैं। आप कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मनोबल बढ़ता है, अगली क्लास और अच्छी आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें संसद की प्रक्रिया से संबंधित दूसरी क्लास की, तो जिसमें हम बात करने वाले हैं सचिवालय के बारे में और हम संसद के सत्रों के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संसद की प्रक्रिया की क्लास है, संसद की प्रक्रिया, इसमें जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं ये नंबर 2 क्लास है। संसद की प्रक्रिया से संबंधित आज हम पढ़ने वाले हैं सचिवालय के बारे में। सचिवालय, ये जो सचिवालय शब्द है, ये संविधान के आर्टिकल 98 में इसका उल्लेख है। संविधान के आर्टिकल 98 में सचिवालय शब्द का उल्लेख है। ये जो सचिवालय, ये संसद का सचिवालय है। यानी आर्टिकल 98 में लिखा हुआ है कि संसद में एक सचिवालय होगा। संसद में एक सचिवालय होगा। इस सचिवालय में जो भी कर्मचारी होते हैं तथा जो भी अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के बारे में जानकारी आर्टिकल 98 में दे रखी है। यानी ये जो आर्टिकल 98 है, इसमें संसद के सचिवालय के बारे में जानकारी दे रखी है। इसमें संसद के सचिवालय के साथ साथ इसमें सचिवालय में नियुक्त उन अधिकारी, उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा, इसकी भी जानकारी आर्टिकल 98 में दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में भी महासचिव होता है, महासचिव। लोकसभा का भी सचिवालय होता है। सचिवालय और राज्यसभा का भी सचिवालय होता है। लोकसभा का एक ये सचिवालय होता है, इसका महासचिव होता है, महासचिव, और इधर राज्यसभा का भी महासचिव होता है। यानी आर्टिकल 98 के अनुसार संसद के ये 2 सदन होते हैं, इसमें लोकसभा का महासचिव होता है और एक राज्यसभा का महासचिव होता है। ये जो लोकसभा का महासचिव होता है और राज्यसभा का महासचिव होता है, इस लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा सभापति करता है।
ये याद रखना। यानी लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा सभापति करता है। ये सचिव महासचिव बनाने की जो प्रक्रिया है ये 1952 से ही प्रचलन में है। 1952 से ही ये महासचिव लोकसभा में और राज्यसभा में बनते आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो महासचिव बनते हैं ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को इधर महासचिव बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि पहले 1952 से ये एक सामान्य सेक्रेटरी जो सचिव होता है उसी प्रकार से ये सचिव के तौर पर कार्य करते, लेकिन 1990 से ये दोनों महासचिवों का दर्जा कैबिनेट स्तर के सचिव के बराबर इनको दर्जा मिला हुआ है। तो आपसे पूछ भी सकता है कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव होते हैं इनका दर्जा केंद्र में किसके बराबर है? तो केंद्र में कैबिनेट का जो सचिव होता है उसके बराबर है लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव का दर्जा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कभी भी पूछे कि सचिवालय का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 98 में दे रखा है। इस सचिवालय में जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? आंसर क्या होगा? संसद होगी। उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उनकी देखरेख करने के लिए सचिवालय में भर्ती निकलती है, सचिवालय में नियुक्ति की जाती है, तो वो सब कुछ संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा बनाई गई नियम और प्रक्रियाओं के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है, उनकी भर्ती होती है। इसी संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का सचिवालय, राज्यसभा का सचिवालय। इस लोकसभा का महासचिव होता है और एक राज्यसभा का महासचिव होता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। ये महासचिव लोकसभा राज्यसभा में 1952 से बनते आ रहे हैं। ये महासचिव का जो दर्जा है, जो हर विभाग में एक सेक्रेटरी, एक सचिव का दर्जा होता है, उसी प्रकार से सचिव का दर्जा था इनका। लेकिन 1990 से इनका दर्जा केंद्र में कैबिनेट सचिव के स्तर का दर्जा बना दिया गया 1990 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे हम बात करने वाले हैं जो आर्टिकल 85 कहता है। हमें उसमें 85 में बात करने से पहले हमें बात करनी है सेशन की, अधिवेशन की या सत्र की। ये सत्र क्या होता है, अधिवेशन क्या होता है और मेरे प्यारे दोस्तों सेशन क्या होता है। अगर हम संसद की प्रक्रिया में बात करें, विशेष करके जिस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो संसद का सत्र, सेशन, अधिवेशन, इन तीनों का मतलब एक ही है। यानी चाहे तो वो संसद का सत्र कहे, संसद का सेशन कहे या संसद का अधिवेशन कहे, इन सब का मतलब एक ही है। अगर हम बात करें संविधान का आर्टिकल जो 85 है, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को आहूत करेगा। यानी राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाएगा। आपसे कभी भी पूछे कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को कभी भी बुला सकता है, कभी भी आहूत कर सकता है, इस बात की जानकारी किस आर्टिकल में दे रखी है? 85 में दे रखी है। हम सेशन की बात करें, अधिवेशन की बात करें, सत्र की बात करें, मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति
कभी भी अधिवेशन को बुला सकते हैं। ये किस आर्टिकल में? 85 में। इसी में दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा कर सकते हैं। सत्रावसान का मतलब ये है सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। संसद की समाप्ति की, यानी संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। यही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये तीनों ही पॉइंट कहाँ पर लिखे हुए हैं? आर्टिकल 85 में। ये जो 85 है इन तीन बातों की जिक्र करता है। आगे यदि हम बात करें, क्योंकि बात सेशन की चल रही है, बात सत्र की चल रही है, आगे की यदि हम बात करें, आर्टिकल जो 87 है वो क्या कहता है? आर्टिकल जो 87 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को, वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे। यानी क्या लिखा हुआ आर्टिकल 87 में? राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे। और यहाँ वर्ष का प्रथम जो सत्र होता है वो फरवरी महीने में आता है, और फरवरी महीने में जो सत्र होता है जिसे बजट सत्र कहा जाता है। तो बजट सत्र बोले या फिर वर्ष का प्रथम सत्र बोले, दोनों का मतलब एक ही है। आपसे यदि ये पूछे कि बजट सत्र को कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि आर्टिकल 87 में साफ साफ लिखा हुआ है वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। और वर्ष का प्रथम सत्र फरवरी महीने में आता है, तो वर्ष का प्रथम सत्र जब फरवरी महीने में आएगा तो वो पहला है, क्योंकि जनवरी में कोई सत्र नहीं आता, फरवरी में आता है, तो वर्ष का वो पहला ही सत्र होता है। इसलिए जिस पहले सत्र की बात चल रही है वो बजट सत्र है, तो बजट सत्र को राष्ट्रपति यहाँ संबोधित करते हैं। यदि यहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव होने के बाद में लोकसभा गठित हुई है, और जब लोकसभा गठित हुई है तो उसकी प्रथम जो बैठक होगी, प्रथम बैठक जो होगी उसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। यानी इसका मतलब समझ गए होंगे आप, जब भी चुनाव होता है, मान लो चुनाव हुआ लोकसभा का जैसे ही चुनाव हुआ, और लोकसभा का चुनाव हुआ मान लो अगस्त में, जैसे ही अगस्त में हुआ, और अगस्त के बाद में अगला जो सत्र शुरू होगा वो होगा शीतकालीन सत्र। नवंबर के लास्ट में दिसंबर में शुरू होगा, दिसंबर के शुरू में शुरू होगा। जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उस लोकसभा का तो वो पहला ही सत्र है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सत्र को संबोधित करेंगे, ये कहता है आर्टिकल 87। तो हमने बात सत्र की है, इसीलिए सेशन की, अधिवेशन की ही हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारी क्लास 25-30 मिनट की रहने वाली है, इसमें हम बात सेशन की ही करने वाले हैं, अधिवेशन की ही करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये जो बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इसके बारे में पहले हमें ये जानकारी देनी है कि हमारे यहाँ वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है उसे बोलते हैं बजट सत्र। यानी पहला जो सत्र होता है जिसे बजट सत्र कहा जाता है, और ये बजट सत्र फरवरी महीने में शुरू होता है और फरवरी से लेकर के ये मई तक चलता है। फरवरी से लेके कब तक चलता है? ये मई तक चलता है। अगर हम दूसरे सत्र की बात करें, दूसरा है मानसून सत्र। और ये जो मानसून सत्र है ये जुलाई में शुरू होता है, जुलाई में शुरू होता है, और ये
अगस्त तक चलता है। वहीं अगर हम तीसरे सत्र की बात करें तो तीसरा है शीतकालीन सत्र। तीसरा शीतकालीन सत्र, और ये शीतकालीन सत्र नवंबर में शुरू होता है, नवंबर के लास्ट में, और ये दिसंबर तक चलता है। अब बात यहाँ ये आती है कि ये जो शीतकालीन सत्र है ये नवंबर के लास्ट में शुरू होता है, नहीं तो कभी कभी ये दिसंबर में शुरू होता है और दिसंबर में ही ख़त्म हो जाता है। तो यदि हम इन 3 सत्रों की बात करें, इन 3 सत्रों में सबसे बड़ा सत्र है बजट सत्र। सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? बजट सत्र। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा सत्र, तो सबसे छोटा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। यदि यहीं पर यह प्रश्न आए कि छुट्टी किस किस महीने की रहती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों छुट्टी की अगर बात करें, यहाँ जून की छुट्टी रहती है। यहाँ अगर हम संसद की छुट्टी की बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है जून की, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है फरवरी से मई तक ये चलेगा सत्र, इसके बाद में यहाँ जुलाई में आ रहा है सीधा सत्र, तो इसका मतलब है जून गायब है, तो जून के माह में इधर छुट्टी रहती है। इसी के बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी ये अगस्त से लेके सितंबर तक चला भी जाता है, कभी कभी ये सितंबर तक भी चल जाता है मानसून सत्र। तो यहाँ पर हम अक्टूबर की छुट्टी देखते हैं संसद की। अगर हम यहीं पर बात करें तो यहाँ अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर आ रहा है, और यहाँ पे जनवरी, यानी वो ये 3 महीने हैं जिसमें संसद के अधिवेशनों की छुट्टी सी रहती है। क्योंकि हर समय तो सत्र चलते नहीं हैं, सत्र के चलने की हमने आपको समय बता दिया है कि ये फरवरी से मई तक चलता है बजट सत्र, और मानसून सत्र चलता है जुलाई से अगस्त से सितंबर तक, और ये नवंबर के लास्ट में शुरू होता है, दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ये शीतकालीन सत्र सर्दियों में दिसंबर में शुरू होता है और दिसंबर में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन इन महीनों में सत्र नहीं चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि जून अक्टूबर और जनवरी में इन सत्रों की छुट्टी सी ही रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करें, संविधान में लिखा हुआ है कि कम से कम 1 वर्ष में 2 सत्र चलना आवश्यक है, कम से कम, और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यह स्पष्ट लिखा हुआ है। जब 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा 2 सत्रों के बीच में, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा 2 सत्रों के बीच में, तो ऐसा समझा जाता है कि कम से कम 1 वर्ष में 2 सत्र तो चलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम यही बात करने वाले हैं, हमने ये बात कर लिया सत्रों के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो संसद की नियम और प्रक्रिया के अनुसार कुछ का समय बनाए गए हैं, कुछ काल बनाए गए, जिसमें हम प्रश्न काल की बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें इसी संसद की नियम और प्रक्रिया के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले समय की, जिसे कहा जाता है प्रश्न काल। प्रश्न काल, ये जो प्रश्न काल है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये 11 बजे से शुरू होता है। कितने बजे से शुरू होता है? 11 बजे से शुरू होता है और ये 12 बजे तक चलता है। इसका जो समय है प्रश्न काल का, ये 11 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये 11 बजे से शुरू होता है, बात ये आती है कि ये 11 बजे से जब ये शुरू हो रहा है तो 11 बजे से ही क्यों शुरू हो रहा है?
संसद का अधिवेशन 11 बजे से ही क्यों शुरू हो रहा है, 10 बजे से क्यों नहीं? क्योंकि भारत में ऑफिस जो टाइम है वो 10 बजे से है लगभग। जब 10 बजे से ऑफिस टाइम है तो फिर संसद 11 बजे से क्यों शुरू हो रही है? संसद की बैठक, संसद का अधिवेशन 11 बजे से क्यों शुरू हो रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दें, क्योंकि संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया था तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, और इसी पहली बैठक में जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की वो 11 बजे बैठक हुई। उसी संविधान सभा की बैठक को इधर संसद की बैठक मान लिया, और संसद की बैठक का वही, संसद की अधिवेशन का वही समय मान लिया जो संविधान सभा की पहली बैठक में समय तय किया गया। इस वजह से 11 बजे से यहाँ सत्र शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है। इसी को कहा जाता है क्वेश्चन आवर, यानी कहने का मतलब है प्रश्न काल। इस प्रश्न काल में लगभग 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-4 प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अक्सर करके पेपर में आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, ये जो तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न में प्रश्न के ऊपर स्टार लगा होता है। इस तरीके से तारांकित प्रश्न में स्टार लगा होता है, और ये स्टार जब लगा होता है तो यहाँ पे जो कागज होता है ये हरे रंग का होता है। कागज किस प्रकार का होता है? हरे रंग का होता है। ये जो तारांकित प्रश्न है, कोई सांसद यदि किसी मंत्री से प्रश्न पूछ रहा है और जिस मंत्री से प्रश्न पूछ रहा है तो उस मंत्री से प्रश्न पूछने से पहले, मान लो मसला ये लोकसभा का है, तो संबंधित सांसद संबंधित सदन के अध्यक्ष के सामने 15 दिन पहले ये सूचना देगा कि मुझे उस मंत्री से ये प्रश्न पूछने हैं। जब उस मंत्री से ये प्रश्न पूछने हैं तो कितने दिन पहले जानकारी दी जाएगी? 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। और इस तारांकित प्रश्न में लगभग केवल 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन 20 प्रश्नों में जो पूछे जाएंगे वो तारांकित होंगे, स्टार होंगे। और इसी तारांकित प्रश्न में क्या होता है, सबके आंसर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। उत्तर किस रूप में दिए जाएंगे? मौखिक रूप में उत्तर दिए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तारांकित जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये पेपर में आते हैं। इनकी प्रक्रिया क्या है? इनकी प्रक्रिया ये है कि तारांकित प्रश्न, मान लो कोई सांसद है, यदि वो किसी मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता है किसी भी विषय पर, जब वो संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछेगा तो ये सांसद अध्यक्ष से 15 दिन पहले सूचना देगा कि मुझे उस मंत्री से ये प्रश्न पूछना है, और ये सब प्रश्न लिखित में देगा। और जैसे ही ये प्रश्न लिखित में देगा अध्यक्ष को 15 दिन पहले देगा, और इसमें अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20। जब 20 पूछे जाते हैं तो तारांकित प्रश्न में स्टार लगा होता है, हरे रंग का कागज होता है, और इस तारांकित प्रश्न में सभी के उत्तर वो मौखिक रूप में लेना चाहता है। लेकिन बात हकीकत ये है कि मान लो मंत्री ने इनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और इनके प्रश्नों का जो भी उत्तर दिया उन उत्तरों से ये सांसद संतुष्ट नहीं है, तो उसी विषय से संबंधित उस मंत्री से और प्रश्न पूछ सकता है, जिसे कहा जाता है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यदि सांसद ने कोई प्रश्न उस मंत्री से किए और मंत्री से पूछे, और मंत्री ने जो भी आंसर दिया वो घुमा फिरा के आंसर दिया, सांसद के पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में
वो सांसद उस मंत्री से उसी प्रश्न से संबंधित और भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसे कहा जाता है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अनुपूरक प्रश्न, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा? मौखिक रूप में। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, वो कागज कैसा होता है? हरा होता है। कितने प्रश्न पूछ सकता है? अधिकतम 20 प्रश्न। ये 20 प्रश्न पूछने के लिए कितने समय पहले हमें संबंधित सदन के अध्यक्ष से बात करनी पड़ती है? 15 दिन पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तारांकित प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की, जिसे कहा जाता है अतारांकित प्रश्न। ये जो अतारांकित प्रश्न है, इसमें क्या होता है कि इस अतारांकित प्रश्न में यहाँ कागज जो होता है वो श्वेत होता है। कैसा कागज होता है? श्वेत कागज होता है। और इस अतारांकित प्रश्न में जो भी प्रश्न किए जाएंगे, इसमें लिखित में उत्तर देता है संबंधित मंत्री। किसमें देगा? लिखित में उत्तर देता है। लिखित में उत्तर देगा। और अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है? 230 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछ सकता है सांसद? 230 प्रश्न पूछ सकता है। और उनके उत्तर किस में लेगा? वो लिखित में लेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो तारांकित प्रश्न हो गया, एक अतारांकित प्रश्न हो गया। तारांकित प्रश्न में स्टार बने होंगे प्रश्नों पे, और अतारांकित प्रश्नों में स्टार नहीं बने होंगे। श्वेत कागज होगा। इसमें 230 प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद पूछेगा संबंधित विभाग के मंत्री से। और प्रश्न कैसे चाहिए हमें? उत्तर किस में चाहिए? लिखित में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे हम बात करने वाले हैं अल्पपूरक प्रश्न के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अल्पपूरक प्रश्न की। ये जो अल्पपूरक प्रश्न है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, यानी संबंधित सदन के अध्यक्ष के समक्ष 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। हम बात करने वाले हैं तीसरे की। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, तीसरा जो प्रश्न काल है जो पूछा जाता है, वो है अल्प सूचक प्रश्न। ये जो अल्प सूचक प्रश्न होता है, इसमें अध्यक्ष को 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। 10 दिन पहले संबंधित अध्यक्ष को सूचना देनी होगी कि हमें ये प्रश्न उस मंत्री से करने हैं। सांसद उस मंत्री से पूछने के लिए अध्यक्ष से पहले बात करेगा। फिर वो अध्यक्ष लॉटरी निकालेगा, और जिस समय उसका नाम पड़ेगा वो उसी समय उससे कह देगा फलाना फलाना व्यक्ति, उनसे वो अपने प्रश्न पूछ सकता है। तो इस स्थिति में वो अल्प सूचक प्रश्नों में वो उत्तर लिखित में भी ले सकता है, और वो मौखिक में भी उनके जवाब ले सकता है। इसमें दोनों के लिए छूट है। तारांकित में मौखिक आंसर मिलेगा, अतारांकित में लिखित में आंसर मिलेगा, और अल्प सूचक प्रश्नों में लिखित और मौखिक, जिसमें आप लेना चाहो जवाब वो उसमें देगा। लेकिन जिस मंत्री से सांसद ने सवाल पूछा है, उस मंत्री से सवाल पूछने से 10 दिन पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष से पहले अनुमति लेनी होती है, सूचना अध्यक्ष को देनी होती है। आगे यदि हम बात करें, ये जो अल्प सूचक प्रश्न है, इसका जो कागज होता है वो होता है हल्का, इधर लिख रहे हल्का गुलाबी।
कैसा कागज होता है? हल्का गुलाबी। वहीं अगर हम बात करें चौथे की, तो जो चौथा होगा वो होगा निजी सदस्यों, निजी सदस्यों को प्रश्न। यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वहाँ से रिलेटिव सदस्यों से पूछे जाते हैं, वहाँ से रिलेटिव निजी सदस्यों से पूछे जाते हैं, और इस सूचना में, इसमें जो सूचना लिखी जाती है वो कागज होता है पीला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 4 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, और निजी सदस्यों को प्रश्न। इसमें निजी सदस्यों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें, हमने बात की है प्रश्न काल की। प्रश्न काल के बाद में शुरू होता है 0 आवर या शून्य काल। दूसरा है वो है शून्य काल या 0 आवर। 0 आवर, इसका जो समय वो देखा जाता है वो प्रश्न काल के जस्ट बाद आता है। प्रश्न काल से जस्ट बाद ये 12 से लेकर के 1 बजे तक चलता है। कहीं पर कुछ गाइडों में आधा घंटा दे रखा है, लेकिन ये 1 घंटे का होता है शून्य काल, 0 आवर। शून्य काल में क्या होता है कि इस काल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य खड़ा होकर कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से जवाब पूछ सकता है, किसी भी मंत्री से सवाल कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। वो यहाँ किसी की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है, वो खड़ा होकर के सीधे मंत्री से सवाल पूछ सकता है। और ऐसी कंडीशन किस काल में बनती है? शून्य काल में, 0 आवर्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, संसद की जो भी नियमों और प्रक्रिया बनी हुई हैं, यानी संसद की जो भी नियम व प्रक्रिया बनी हुई है, इन नियम और प्रक्रिया में कहीं भी उल्लेख नहीं है शून्य काल का। ये तो जो शून्य काल है, 0 आवर है, ये तो मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है, मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। इसका उल्लेख हमारी संसदीय नियम व प्रक्रिया में कहीं भी नहीं दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 0 आवर है, ये जो शून्य काल है, ये प्रश्न काल के बाद जस्ट आता है, यानी जस्ट बाद में, ये प्रश्न काल के बाद में आता है। क्योंकि प्रश्न काल का जो समय है, प्रश्न काल का जो समय है वो है 11 से लेकर 12 तक, और शून्य काल का जो समय है वो है 12 से लेकर 1 तक। तो ये जो शून्य काल है, इसकी समय सीमा कब से शुरू हो जाती है? प्रश्न काल के बाद। तो ये पेपर में आ चुका प्रश्न है कि शून्य काल का समय अवधि क्या है? तो आंसर है प्रश्न काल के पश्चात का काल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने संसद की सत्र की अधिवेशन की बातें की। इसमें हमने उन सभी पहलुओं पर चर्चा की जो अक्सर कर पेपर में आते हैं। हमने आर्टिकल 87 की बात की, लेकिन बात जब पेपर में आए कि कब कब प्रश्न काल नहीं पूछे, यानी कब कब प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं वहाँ पर प्रश्न काल नहीं होता, वहाँ प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक तो वो जो कोई भी अधिवेशन है उसको राष्ट्रपति संबोधित कर रहा है, तो राष्ट्रपति संबोधित जब सत्र को करता है तो ऐसे समय पर प्रश्न नहीं किए जा सकते। दूसरा पॉइंट, वर्ष के प्रथम सत्र में भी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यानी कहने का मतलब है कि जब बजट सत्र होता है तो वहाँ प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और तीसरा पॉइंट ये है
कि जब भी नई लोकसभा गठित होकर आती है और उस नई लोकसभा की पहली बैठक जो होती है, उस पहली बैठक में भी प्रश्न पूछे नहीं जाते। क्योंकि आप पूछोगे कि सर ये पहली बैठक में प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाते, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली बैठक में इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि उसमें बहुत सारे सांसद ऐसे चुन के आए हुए होते हैं जो मंत्री बनते हैं, अभी तो उन्होंने काम को समझा ही नहीं है, काम किया ही नहीं है, तो हम उनसे किस एवज में प्रश्न करें कि आपने ये नहीं किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।